चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि किस संस्थान ने प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA माका पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा इस पुरस्कार को जीता गया है। सबसे पहले बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। तो क्विक रिविजन्स में किस राज्य के स्कूल को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर था नागालैंड। अगला प्रश्न था भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। तो यह 44 सेमी रेलवे हाई स्पीड बनाने का इन्होंने रद्द कर दिया है। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा बना है। तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर चिड़ियाघर। अगला प्रश्न था हाल ही में किस देश के एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तो इसका सही उत्तर है तुर्की देश द्वारा इसकी खोज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेशन है। हाल ही में विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसे हॉकी के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा श्री रोमेश पठानिया। अगले प्रश्न था हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा गूगल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों इस प्रकार हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड किस राज्य के जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा। आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में है स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मध्य प्रदेश के विजयपुर में उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर OWS संयंत्र स्थापित करेगा। यूनिट में एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे को जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र में ले जाया जाएगा, जहां इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल भागों से अलग किया जाएगा और उपयोग के लिए इसमें खाद तैयार करने के लिए लगभग 10 दिन लगेंगे। साथ ही इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी कचरे सहित टाउनशिप में उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्ट कचरे के लगभग 200 किलोग्राम का प्रतिदिन पुनर्चक्रण करना और इसे खाद के रूप में उपयोग करने के लिए बदल देना है। दोस्तों मैं आप सभी को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के बारे में बता दूं, यह सरकार के स्वामित्व वाली मिनीरत्न कंपनी है तथा जो रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक दोनों औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है तथा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी जल्दी जल्दी इस लिंक को जो आपको भेजी गई है या आप यहाँ से कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोग देख सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया जाएगा। आप सभी को बताना है कि किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में इसको मनाया जाएगा।
आइए जानते हैं इसके विषय में। केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव को मनाया जाएगा। इसमें थुम्बी महोत्सव 2020 के रूप में मनाया जाता है तथा उत्सव का आधिकारिक शुभंकर पंटालू है। आप सभी को याद रखना होगा कि पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, तो यह केरल में मनाया जा रहा है। और इसका शुभांकर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इसका शुभांकर क्या है, पंटालू इसका शुभांकर है। यह आपको याद रखना होगा, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य ड्रैगन फ्लाइज और ड्रैगनफ्लाइज के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में इसको जागरूकता करना है और इसको बढ़ाना है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का तीसरा संस्करण है जिसे अगस्त 2020 में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव को केरल में वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया स्टेट यूनिटी और सोसाइटी फॉर ओर्डिनेट स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाइज किसी क्षेत्र में पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जैव संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि यह जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का एक भाग है। ड्रैगन फ्लाई एक कीट होता है जो ओडोनेट, आपको याद रखना होगा कि किस वर्ग से संबंधित होता है, तो यह संबंधित होता है ओडोनेट से, ओडोनिटा वर्ग से संबंधित होता है तथा यह वयस्क ड्रैगन फ्लाई की विशेषताओं में बड़ी एवं बहुमुखी आंखें और दो जोड़ी मजबूत पारदर्शी पंख, कभी कभी रंगीन और लंबी शारीरिक संरचना इसमें शामिल होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल कार्ड योजना शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आप सभी को बताना है कि डिजिटल कार्ड योजना कहां पर शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा इसे हाल ही में चंडीगढ़ में शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड आईडी तैयार की जाएगी तथा इस हेल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को नई तकनीकी के रूप में इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करना है। साथ ही योजना के तहत लाभार्थियों को एक यूनिक हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में नागरिकों की सेहत से जुड़ी हुई हर प्रकार की डिजिटल रूप से सेव की जाएगी तथा यह वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत लागू किया गया है जिसे 15 अगस्त को हाल ही में प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किसे शामिल करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा सभी पात्र विकलांगों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विषय में। तो यह अधिनियम संसद द्वारा 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है तथा अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे PDS कहा जाता है, के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत लगभग 2/3 आबादी को सम्मिलित किया जाता है तथा इसमें पात्र व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति अनुवादित मूल्य पर प्राप्त करने का हकदार होता है। इसके अंतर्गत चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना का शुभारंभ किया है? रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये नई उड़ान योजना का मतलब आप किसी से फ्लाइंग से ना समझें, ये एक प्रकार के पढ़ाई लिखाई से संबंधित है जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य फ्री कोचिंग गरीब, कमजोर और पिछड़े अल्पसंख्यकों को देना है। आइए जानते हैं इसके विषय में। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नई उड़ान योजना के तहत फ्री कोचिंग हासिल कर गरीब, कमजोर और पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के 22 युवा इस वर्ष देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा में चयनित हुए हैं, इसीलिए नई उड़ान योजना को शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ओम बिरला ने इसमें हिस्सा लिया है। आइए जानते हैं इनके विषय में। तो ओम बिरला
प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में सोनम ग्यालसम को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस क्षेत्र में शिक्षण कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वे लद्दाख में शिक्षण कार्य करते हैं। आप सभी यहाँ पर सोनम ग्यालसन की फोटो देख सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं इनके विषय में, हाल ही में लद्दाख के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सोनम ग्यांगकल को 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह लेह में खारू ब्लॉक में मिडिल स्कूल टॉकनॉक शक्ति के प्रमुख शिक्षक हैं तथा श्री सोनम ग्यांगकल ने सरकारी स्कूलों के बारे में ग्रामीणों के बीच विश्वास बनाने, स्कूलों में छात्रों को सुविधाएं और परिणामों में सुधार करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित एक स्वतंत्र जूरी के शिक्षकों को नवाचार और समर्पण के साथ शिक्षण के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए चुना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग डिवाइस नोट क्लींस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ हैदराबाद की लैब ने स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण, जिसे नोट क्लींस नाम दिया गया, आपको याद रखना होगा कि पहले तो इस संगठन को डीआरडीओ हैदराबाद ने बनाया है और इसका नाम है नोट्स क्लीन, इसे विकसित किया है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रभावित उपकरण है। इस डिवाइस में इनपुट स्लॉट के सिर्फ नोट के ढीले बंडल को रखना होगा तथा यह एक एक करके नोटों को चुनता है और उन्हें पूर्ण रूप से कीटाणुशोधन सैनिटाइज कर देता है और यूवी लैंप्स की एक श्रृंखला से होकर इसमें गुजरता है। हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग ध्रुवस को भी विकसित किया है। इसे मोबाइल, लैपटॉप, करेंसी नोट्स, चेक लीफ, चालान, पासबुक, पेपर, लिफाफों को सैनिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। आइए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ भारत का एक सरकारी एजेंसी है तथा यह भारत में सेना के अनुसंधान और विकास कार्यों से संबंधित है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं तथा इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या से समाधान करना है तथा यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे ड्रिप सिंचाई में क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श व्यवस्था भी उपलब्ध कराएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित किया जाएगा। यह किस देश में स्थित है? आप सभी को बताना है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चोरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है और उसके बाद आपको पता हो जाएगा कि कहाँ पर इसे मस्जिद में परिवर्तित किया जा रहा है। तो हमने कल भी बात की थी कि यहाँ पर जो है ब्लैक सी में एक तेल भंडारण मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की में यहाँ चोरा संग्रहालय है जिसे मस्जिद में परिवर्तित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ताय्यप एर्दोगन ने ऐतिहासिक चोरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इसमें कुछ समय पूर्व ही तुर्की के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को भी मुस्लिम पूजा के रूप में खोल दिया गया था। आइए जानते हैं तुर्की की लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक सी को देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप सभी यहाँ पर जूम करके जरूर देख लें, तुर्की की लोकेशन को जरूर देखें आप सभी। तुर्की की लोकेशन जैसे मैंने आपको बताई थी कि कल ब्लैक सी में जो है, यहाँ पर ब्लैक सी में इन्हें तेल की खोज इन्होंने की हुई है और तुर्की की राजधानी मैंने आपको बताया था कि तुर्की की राजधानी अंकारा है। साथ ही इसके पड़ोसी देशों के विषय में हमने चर्चा की थी। आप सभी को ये याद रखना होगा कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, इन दोनों से इसकी सीमाएं मिलती हैं, आपको केवल यह याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सोफिया पाओ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना भूल गया। चोरा संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। तो चोरा संग्रहालय यह 534
ईस्वी में बिजेंटियन साम्राज्य के दौरान एक चर्च के रूप में बनाया गया था। 11वीं शताब्दी में इसकी आंतरिक दीवारें खंभों और गुंबद, मोज़ेक और भित्ति चित्रों पर बाइबल की कहानियों को दर्शाया गया था। ओटोमन साम्राज्य की विजय के बाद 1511 में यह एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया और 1945 में इसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सोफिया पोपोव महिला ब्रिटिश ओपन खिताब पर कब्जा करने वाली किस देश की पहले महिला गोल्फर बन गई है? तो यह किस देश की है? तो यह जर्मनी की गोल्फर है। आइए जानते हैं इनके विषय में। हाल ही में सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन जीत लिया है और इस खिताब पर कब्जा करने वाली वह जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है। साथ ही विश्व में 304 नंबर की महिला खिलाड़ी सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयन ट्रॉयन में थाईलैंड की जैस्मिन सुनापावा को हराकर यह खिताब जीता था। आइए जानते हैं ब्रिटिश ओपन के बारे में। तो इसे ओपन चैंपियनशिप या द ओपन के रूप में जाना जाता है। यह सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ टूर्नामेंटों में से एक है तथा यह दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। इसे 1860 में स्थापित किया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था? तो यह 1860 में स्थापित किया गया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मॉरिशस के लिए यह उपकरण भेजे गए हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में मॉरिशस में तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने आईएएफ के एक विमान में 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री मॉरिशस देश के लिए भेजी हुई है। आप सभी को मॉरिशस की लोकेशंस भी देखनी चाहिए, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। जब भी आप इस करंट अफेयर्स के सेशन को देखें तो आपको हमेशा मैप और एटलस अपने साथ लेकर बैठना चाहिए। किस बैंक ने गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह एक भारतीय है और यह खिताब जीता है हिमांशु सिंह ने। आइए जानते हैं हिमांशु सिंह के बारे में। हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 खिताब जीत लिया है। वह एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, जो वर्तमान में बेंगलुरु में एक IT फर्म के साथ काम कर रहे हैं। 2.52 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने 62% पेशेवर थे और 38% छात्र थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड के डेवलपर्स ने भाग लिया था तथा कोड ग्लैडिएटर्स रैंकिंग द्वारा होस्ट किया गया। यह एक कोडिंग विलक्षण रचना और प्रतिवर्ष गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड के साथ सम्मानित होता है। टैगिंग ने 165 दिनों के लिए कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का संस्करण चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने स्वर्ण हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वर्ण हॉलमार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय रामविलास पासवान द्वारा किया गया। यह ऑनलाइन पोर्टल ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान बना देगा, जिन्होंने हॉलमार्किंग के वर्तमान में 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संस्थान ने शिवनादर विश्वविद्यालय के सहयोग से अनुकूल लिथियम बैटरी को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा IIT बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा अतानु दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2020 लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा को इसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, नुआखाई या नवाखाई एक कृषि त्यौहार है। यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी को इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आपका इस प्रोग्राम से संबंधित